कैसे हो आप सब। आशा है बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। तो आप सभी के लिए एक जो इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही थी टॉप 20 क्वेश्चन की, तो उसमें से आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सारे कवर हो चुके थे, जिसमें सिर्फ आपका एक सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट जो कि रह गया है। और आज इस वीडियो में हम अपना सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट में जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं और AKTU, BTUP एंड PCI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा सोशल फार्मेसी का पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स की मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, उन सभी की जो PDF है वो आपकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो आंसर इसका वो है सोशल फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। जो सोशल फार्मेसी है वो एक ब्रांच है फार्मेसी की दैट डील्स विद द सोशल, बिहेवियरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन यूज इन सोसाइटी। यानी जो हमारी दवाएं हैं वो समाज में उसके मतलब कितनी उपयोगी हैं और व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं का इसमें हम अध्ययन करते हैं। सोशल फार्मेसी की वह शाखा है जो समाज में दवाओं के उपयोग के सामाजिक, व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करती है। व्हाट है, अब इसमें आता है हमारा सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन में तो फोकस इज ऑन पेशेंट बिहेवियर एंड मेडिसिन यूज, यानी जो मरीज का व्यवहार है और दवा उसके उपयोग पर ध्यान देना। स्टडीज डॉक्टर पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप, यानी डॉक्टर और मरीज फार्मासिस्ट संबंध का अध्ययन करना। इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। डील्स विद ड्रग यूज पैटर्न्स इन सोसाइटी, यानी जो समाज में दवाओं के उपयोग का अध्ययन करना। ये हमारा सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन यानी एक विषय के रूप में ये है। स्कोप इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, यानी जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव कैसे करें। और स्कोप क्या है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी दवाओं का सही उपयोग, जिससे कि कोई भी दवा जो मतलब पेशेंट ले रहा है वो गलत ना ले ले या ओवरडोज ना ले ले, वो सारी चीज़ें इसमें हमें बतानी है उनको। हेल्थ अवेयरनेस, यानी स्वास्थ्य जागरूकता, एजुकेटेड पीपल अबाउट हाइजीन, वैक्सीनेशन, डिजीज, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है। हेल्थ अवेयरनेस जो कैंप वगैरह लगते हैं। डिजीज प्रिवेंशन, यानी रोगों की रोकथाम। प्रोमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोगों को फैलने से रोकने में मदद करना। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोविजिलेंस, यानी जो दवा है उसकी सुरक्षा करना। मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मॉनिटर करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के दुष्प्रभाव जो होते हैं दवाओं के उनको। कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज, सामुदायिक फार्मेसी, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, लोगों को सलाह और प्राथमिक उपचार दिया जाए। पॉलिसी मेकिंग, यानी नीति निर्माण। हेल्प इन हेल्थ पॉलिसीज एंड ड्रग रेगुलेशन, यानी स्वास्थ्य नीतियों में क्या योगदान है। ठीक है, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है डिस्कस वेरियस डायमेंशन, डिटर्मिनेशन एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम कौन से हैं, निर्धारक और सूचक। तो हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी जो हमारी स्वास्थ्य है वो केवल ये नहीं है कि रोग नहीं है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। उससे स्वस्थ होने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी आप बिल्कुल हेल्दी पीपल कहलाओगे। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम कौन से हैं। फिजिकल डायमेंशन, जिसमें आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, यानी शरीर का सही कार्य करना। मेंटल डायमेंशन, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, यानी मानसिक संतुलन और सोचने की क्षमता बिल्कुल सही होनी चाहिए। सोशल डायमेंशन, यानी गुड रिलेशनशिप विद सोसाइटी, अच्छे लोगों के साथ और समाज के साथ आपके संबंध होने चाहिए। स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी जो इनर पीस एंड वैल्यूज, आंतरिक शांति और नैतिक मूल्य। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के निर्धारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी जैविक फैक्टर, जिसमें एज, सेक्स, जेनेटिक्स, यानी उम्र क्या है आपकी, आनुवांशिकता, वो सारी चीज़ें। एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी पर्यावरणीय फैक्टर में आपका एयर, वाटर, पॉल्यूशन, यानी वायु, जल और प्रदूषण आता है।
लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जिसमें आप डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैबिट्स यानी आदतें कैसी हैं आपकी। सोशियो इकोनॉमिक्स फैक्टर यानी सामाजिक और आर्थिक, जो आपकी इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन पर डिपेंड होता है, आय कितनी है, शिक्षा है, रोजगार है नहीं। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं, तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर यानी मृत्यु दर कितनी है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर रोग दर कितनी है, जिससे आप मतलब ये पता कर सकते हैं कि हमारे कितने पीपल स्वस्थ हैं और कितने अस्वस्थ हैं, और कौन कौन से मतलब पीपल जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कौन से पीपल जिन्होंने अभी मतलब जो अभी पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है उनका, वो सारी चीज़ें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आयु प्रत्याशा, एवरेज लाइफ स्पैन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण की स्थिति क्या है, बॉडी वेट, मेल न्यूट्रिशन, और हेल्थ सर्विस इंडिकेटर यानी डॉक्टर पेशेंट रेशियो और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, ठीक है। ये हमारे इंडिकेटर है हेल्थ के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP इज ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड सर्विसेज एंड अचीव बेटर हेल्थ आउटकम फॉर द पॉपुलेशन। यानी जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति है, जिसका उद्देश्य हमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इंडियन पर्सपेक्टिव यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य। तो भारत जैसे बड़े और विविध देश में स्वास्थ्य नीति निम्न बिंदुओं पर केंद्रित होती है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला हमारा आ जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा। ये इंश्योर करती है, इंश्योर हेल्थ सर्विस आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल, यानी सभी लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। सेकंड है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, यानी ग्रामीण और शहरी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको मजबूत करेंगे और मजबूत करना, जिससे मतलब जो ग्रामीण शहर में और शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको सही जो सुविधा है वो मिल सके, चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, रोकथाम और प्रोत्साहन। फोकस ऑन वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता पर भी ध्यान देना है। फोर्थ है हमारा कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी संक्रामक और असंक्रामक रोगों पर भी नियंत्रण करना है। और नेक्स्ट टाइम इसमें हमारा आता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन हो गया है हमारा। अफोर्डेबल मेडिसिन, यानी हमें सस्ती दवाएं देनी है, सस्ती जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। जैसे हमारा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को ले गए, दवा इंडिया है, उस तरीके से जहाँ पर जेनेरिक दवाई आपको बहुत ही कम रेटों में मिल जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण है वो देना है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ सर्विस, टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन पर भी मतलब उसका ध्यान देना है और थोड़ा सा इनको इम्प्रूव और करना है। तो ये हमारे जो थे वो इंडियन पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आयु बढ़ाना, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर है उसे कम करना, प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना, इंश्योर इक्विटी इन हेल्थ सर्विस, यानी सभी के लिए एक समान स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, ठीक है। और अभी हमने जो देखा था वो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज ना हो। नेशनल हेल्थ मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2013 टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस द कंट्री स्पेशली फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर पॉपुलेशन। जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो भारत सरकार की हमारी एक पहल थी, जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जिसका जो उद्देश्य था वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ NHM, इसके क्या कम घटक हैं? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, यानी सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा देना, रिड्यूस मटेरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी मातृ एवं शिशु जो मृत्यु दर है उसे कम करना, कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी जो रोग हो रहे हैं उन पर हमें नियंत्रण करना है, स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो स्वास्थ्य सुविधाओं उनको मजबूत बनाना है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है।
की फीचर क्या है इसकी मुख्य विशेषता? आशा वर्कर यानी आशा कार्यकर्ताएं जो क्या करती है हमारी समाज में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं। स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ केयर यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको थोड़ा सा मजबूत करना है, जो PSC CSC होते हैं ना उनको। और मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस यानी टीकाकरण और गर्भावस्था की देखभाल करना है। फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग यानी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता रखनी है। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम यानी जागरूकता स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ाना है। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ, कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं? तो रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर में कमी देखी गई है। इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी अस्पताल में प्रसव जो बढ़े हुए हैं। बेटर वैक्सीनेशन कवरेज, जो टीकाकरण हुआ है उसमें सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। तो स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है? आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप सभी प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और वीडियो को हो सकता है लेंथी हो, लेकिन आप इसे थोड़ा सा ब्रेक करके देख सकते हैं। तो फार्मासिस्ट इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग पीपल एंड प्रमोटिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस। यानी फार्मासिस्ट एक स्वास्थ्य पेशेवर हैं जो लोगों को शिक्षित करने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फार्मासिस्ट का रोल क्या है? फार्मासिस्ट का रोल है कि सभी जो भी शिक्षित हैं या अशिक्षित लोग हैं उनको उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और जो उनकी जीवन शैली चल रही है उसे सही से आगे बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा रोल इन हेल्थ एजुकेशन। इसमें पेशेंट काउंसलिंग आ रही है। पेशेंट काउंसलिंग में मरीज परामर्श है, मरीज को क्या परामर्श देना है। गाइड पेशेंट ऑन प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन डोजेज एंड साइड इफेक्ट, जिसमें हमारा जो दवा है उनको सही उपयोग, मात्रा और दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देता है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज यानी रोगों के प्रति जागरूकता। एजुकेट पीपल अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूक करना है। प्रमोशन ऑफ रेशनल ड्रग यूज यानी दवाओं का जो सही उपयोग है, जो मतलब पीपल जैसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो हो सकता है वो दवा गलत तरीके से ले रहे हैं, तो उनको उस दवा के बारे में सही जानकारी देना और उस दवा का क्या उपयोग है, वो कैसे लेनी है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट का एक मतलब कर्तव्य होता है कि वो सामने वाले इंसान यानी जो भी हमारा पेशेंट है उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। रोल इन हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संबंधन में भूमिका। लाइफ स्टाइल गाइडेंस, जीवन शैली मार्गदर्शन। एडवाइस ऑन डाइट, एक्सरसाइज एंड हेल्थी हैबिट्स, सही खान पान, व्यायाम और अच्छी आदतों की सलाह देता है। वैक्सीनेशन अवेयरनेस यानी टीकाकरण जागरूकता, तो टीकाकरण को बढ़ावा देना है जिसमें। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम। पार्टिसिपेट इन हेल्थ कैंप एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग यानी स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज, नशा रोकथाम, जो आज का टाइम है उसमें नशा हर तरीके से इतना फैला हुआ है कि छोटा छोटा बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करना, जागरूक करना, ये फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, मरीज दवा सही तरीके से लेते हैं या नहीं उनको बताना। रिड्यूस डिजीज बर्डन, रोग कम हो रहे हैं। एनहांस पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड देयर सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, यानी दवाओं के दुरुपयोग और नशा अत्यधिक उपयोग तथा उनके सामाजिक प्रभाव बताने। तो ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, ड्रग का यूज हम किस में करते हैं? ट्रीटमेंट में। बट इम्प्रॉपर यूज कैन लीड टू मिसयूज एंड एब्यूज कॉजिंग सीरियस हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम। जो दवा है उसका हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन हम उसे गलत तरीके से ले रहे हैं तो वो दवा हमारे लिए हानिकारक हो सकती है और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, मिसयूज ऑफ ड्रग्स यानी दवाओं का दुरुपयोग। डेफिनेशन इसकी क्या है? यूज ऑफ मेडिसिन इन ए रॉन्ग वे नॉट एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, यानी डॉक्टर के निर्देश के बिना या गलत तरीके से दवा का उपयोग करना ही मिसयूज ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेल्फ मेडिकेशन, रॉन्ग डोज ऑफ ड्यूरेशन, आप मतलब गलत तरीके से दवा ले रहे हैं और खुद से दवा लेना, ये सारी चीज़ें। ड्रग एब्यूज क्या है? नशा अत्यधिक उपयोग। तो हैबिचुअल यूज ऑफ ड्रग्स फॉर नॉन मेडिसिनल पर्पस लीडिंग टू एडिक्शन, यानी जो दवाएं हैं वो नशीले पदार्थों का बार बार
गैर चिकित्सकीय उपयोग जिससे लत लग जाती है, यानी जैसे आपको जो नींद की गोली है, जैसे किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर उसे वो गोली दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर को दिखाए वो गोली लगातार ले रहे हैं, तो उससे उनको एक एडिक्शन हो जाएगा, एक लत लग जाएगी, उसके बिना फिर उनको नींद नहीं आएगी। तो ये चीज़ें भी फार्मासिस्ट का रोल है कि उन्हें अवेयर करें, जिसमें जैसे एल्कोहल आ जाता है, ओपियोइड्स, सेडेटिव्स यानी शराब हुआ, अफीम हुई, नशीली दवाई हुई, वो सारी चीज़ें। कॉजेज़ क्या है, इसके कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी हो रही है, लोग जागरूक नहीं है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं। पीयर प्रेशर यानी साथियों का दबाव होता है तो उससे भी ऐसा हो जाता है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, दवाओं की जो आसानी से उपलब्धता है उसके कारण भी ये चीज़ थोड़ी सी देखने को मिली है। सोशल इम्पैक्ट यानी सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? हेल्थ प्रॉब्लम यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। एडिक्शन, ऑरेंज डैमेज यानी लत लगना किसी चीज़ का, उससे जो आपके अंग उनका नुकसान होना। फैमिली प्रॉब्लम, पारिवारिक तनाव और आर्थिक समस्या हो सकती है। क्राइम एंड वायलेंस, चोरी बढ़ सकती है, हिंसा बढ़ती है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस, जो कार्य क्षमता होती है कार्य करने की वो कम हो जाती है, इससे आर्थिक हानि होती है। सोशल आइसोलेशन यानी सामाजिक अलगाव, व्यक्ति समाज से दूर होने लगता है, तो ये भी सही नहीं है। इनके प्रिवेंशन क्या नहीं, रोकथाम, इसके लिए हमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और जो नियम है वो बहुत ही कड़े तरीके से लागू करने पड़ेंगे और कड़े नियम हमें बनाने पड़ेंगे। काउंसलिंग एंड रिहेबिलाइजेशन, उपचार और पुनर्वास, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन, डिस्कस डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स नहीं, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस। तो जो हमारा पोषण है वो हमारी ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे जो हमारा शरीर है वो भोजन ग्रहण करता है और उसी भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर को ग्रो करने की मतलब शरीर सही रहे उसके लिए भी हमें एनर्जी मिल रही है, वृद्धि हो रही है शरीर की, उसके रखरखाव के लिए यानी बॉडी के रखरखाव के लिए हमें पोषण लेना ज़रूरी है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं वो तो हमारे हो जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी मैक्रो ज़्यादा और माइक्रो कम, छोटा, ठीक है। तो टाइप्स इसके, कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत होता है। प्रोटीन्स, बिना प्रोटीन के हमारा जो शरीर है वो निर्माण नहीं हो पाएगा, बोन्स यानी हड्डियाँ वो कमजोर हो जाएंगी। फैट, वसा यानी ऊर्जा का भंडार होना शरीर में जिससे कि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इसमें हमारा आ रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बट एसेंशियल फॉर हेल्थ, जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे विटामिन्स शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। मिनरल्स जो हमारे हड्डियां, दांत हैं और उनके लिए मतलब बहुत ही यूजफुल होते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोवाइड एनर्जी यानी ऊर्जा देते हैं ये हमें। सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। मेंटेन्स बॉडी फंक्शन, शरीर के कार्य को बनाए रखते हैं। प्रिवेंट डिजीज, रोगों से बचाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बोतल फीडिंग, यानी जो शिशु दूध विकल्प और बोतल से दूध पिलाने के दुष्प्रभाव, जो मतलब छोटा बच्चा होता है उसके कौन कौन से दूध पिलाने के विकल्प हैं लेकिन जो हम बोतल से दूध पिलाते हैं उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स, यानी जो स्तनपान है वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, सर्वोत्तम पोषण है। यूज ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स इन एंड बोतल फीडिंग मे लीड टू सेवरल हेल्थ रिस्क, यानी जो शिशु है वो दूध विकल्प और बोतल से दूध पिलाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं बच्चे को हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला जो आता है वो हमारा है लैक ऑफ इम्यूनिटी, यानी जो बच्चे की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। डोज नॉट प्रोवाइड एंटीबॉडीज लाइक मदर मिल्क, यानी माँ के दूध की तरह उसे प्रतिरक्षा नहीं मिलती, एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, और जो हमारा पूरा पोषण जो होता है पोषण असंतुलन हो जाता है, उसे बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है क्योंकि वो जो पोषण मिलता है वो सिर्फ माँ के दूध से ही बच्चे को मिल सकता है।
एलर्जी कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन इनफैक्ट बच्चों में एलर्जी हो सकती है। हाई कॉस्ट और अत्यधिक खर्चे होते हैं, ठीक है ना, खर्चा होता है जिससे कि ये सारी चीज़ें बच्चे को हो जाती हैं, उसे ये मतलब इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे आपको। इफेक्ट ऑफ बोतल फीडिंग, बोतल से दूध पिलाने के दुष्प्रभाव। इन्फेक्शन रिस्क यानी साफ सफाई की कमी से जो बच्चे को दस्त वगैरह हो सकते हैं, डायरिया। डेंटल प्रॉब्लम, बच्चों को दांतों की समस्या हो सकती है, उसके दांत खराब हो सकते हैं क्योंकि वो जब मान लो प्लास्टिक की बोतल आती हैं, आप उनसे बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो उससे उसके जो दांत हैं वो खराब हो जाएंगे। ओवर फीडिंग, अधिक दूध देना तो वो मोटापा मतलब या तो मोटापा बढ़ जाएगा या फिर पाचन में उसे दिक्कत हो जाएगी पचाने में। रिड्यूस मदर चाइल्ड बॉन्डिंग, और माँ और बच्चे के जो बीच का संबंध है यानी जो भावनात्मक संबंध है वो कम हो जाएगा, उसे जब मतलब बच्चे को माँ से लगा थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट एयर पॉल्यूशन। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर दैट एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण हमारी वो स्थिति है जिसमें हमारी जो हवा है जिसमें जो हवा है वो हानिकारक पदार्थ से मिलती है और जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, यानी हवा में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, वही हमारा कहलाता है वायु प्रदूषण। टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी में डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम सोर्सेज यानी स्रोत से सीधे निकलते हैं। सेकेंडरी हमारा फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन एयर, यानी हवा में रासायनिक क्रिया से जो हवा है वो दूषित हो जाती है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन से सोर्स हैं? इंडस्ट्रियल एमिशन यानी जो इंडस्ट्री बनी हुई है कारखाने उससे हो जाता है। व्हीकल एग्जॉस्ट वाहन के धुएं से। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स यानी ईंधन जब जलता है उससे। डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन यानी धूल जब उड़ती है जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर स्वास्थ्य पर? तो हेल्थ इफेक्ट यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती हैं जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, ये सारी चीज़ें। आई इरिटेशन आंखों में जलन होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, ठीक है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी अधिक हो जाना। एसिड रेन यानी जो मतलब बारिश होती है वो भी एसिड वाली हो। डैमेज टू प्लांट एंड एनिमल्स, और प्लांट खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स को भी दिक्कत हो रही है। सोशल इफेक्ट क्या पड़ता है? रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जो जिंदगी मतलब लाइफ है उसकी जो क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाती है। इकोनॉमिक्स बर्डन, ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन से आपको मिलती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सबसे मेन चीज़ कि हम जो भी बीमारी हो रही है उसका रोकथाम उसकी क्या है, प्रिवेंशन क्या है उसका, वो देखना मेन है हमारे लिए। यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी यानी हमें स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, तो सोलर वाइंड एनर्जी। व्हीकल कंट्रोल यानी वाहन नियंत्रण होना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिड्यूस फ्यूल यूज़। अब ज़्यादातर क्या है गवर्नमेंट इसी पे मतलब एयर पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है इसलिए और जो उन्होंने बैटरी वाला सिस्टम यानी ई रिक्शा वगैरह ये चले हुए हैं, बैटरी से संचालित आपको उपकरण लेनी चाहिए जिससे कि कोई भी पोल्यूशन ना हो। इंडस्ट्रियल कंट्रोल औद्योगिक नियंत्रण, इंस्टॉल फिल्टर एंड स्क्रबर्स, ठीक है। प्लांटेशन करना चाहिए हमें, जितना हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही हमारी जो वायु शुद्ध होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। फार्मासिस्ट का क्या रोल है परिवार नियोजन में? फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू कंट्रोलिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन टू इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ। फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग है यानी परिवार नियोजन जो है उसका अर्थ है बच्चों की संख्या और अंतर को नियंत्रित करना ताकि जो परिवार है वो समाज और स्वास्थ्य उनका बेहतर हो सके। इसमें फार्मासिस्ट की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग करना, दंपतियों को जो मतलब उनके गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जानकारी देना है। सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्टिव्स यानी उन्हें गर्भ निरोधक उपलब्ध कराना। अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता फैलाना, जो जो हमारे छोटे छोटे परिवार हैं उनके वहाँ पर जाके उनको जागरूक करें, ठीक है, उसके बारे में बताएं। प्रॉपर यूज़ गाइडेंस सही उपयोग की जानकारी। एक्सप्लेन करेक्ट मेथड एंड टाइमिंग ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, उसके बाद हमें मतलब सही जानकारी देनी है। और प्रिवेंशन ऑफ STDs यानी जो भी मतलब एजुकेट्स अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो यौन रोग होते हैं उनकी रोकथाम करनी है। रेफरल सर्विसेज संदर्भ सेवा यानी आवश्यकता होने पर डॉक्टर के पास भेजना, रेफर करना।
इम्पोर्टेंस क्या है यानी महत्व क्या है इनका? कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या को नियंत्रित करना, इम्प्रूव मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, रिड्यूस अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो अनचाहा गर्भ होता है उससे बचाव के लिए, ये इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट इन इंडियन फूड यानी भारतीय भोजन में संतुलित आहार की संरचना बताइए। तो ए बैलेंस्ड डाइट इज वन ऑफ दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस टू मेंटेन हेल्थ एंड ग्रोथ। जो संतुलित आहार है वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हमारे होने चाहिए और वो भी उचित मात्रा में हो। ये नहीं कि सिर्फ 1 से 2% है, अब हमें चाहिए 5%, उसमें 1 से 2%, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रह सके और विकसित हो सके। ठीक है। कंपोजिशन बैलेंस डाइट, इसमें हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें आता है चावल, गेहूँ, रोटी, आलू, ये हमें 55 से 60% चाहिए। प्रोटीन्स 10 से 15% चाहिए हमें, जो कि हमारे शरीर निर्माण में बहुत ही काम करती हैं और रिपेयरिंग में, जैसे दाल हुआ, दूध हुआ, अंडा, मांस वगैरह इनमें। फैट, वसा, जो हमें 20 से 30% चाहिए। एनर्जी स्टोर इन इंसुलेशन, ऊर्जा का भंडार है जिसमें तेल हुआ, घी, मक्खन, ये हमें खाना चाहिए। विटामिन्स, ठीक है, तो ये जितने भी हमारे जैसे विटामिन्स हुआ, मिनरल हुआ, तो ये हमें किसके लिए उपयोगी है? संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के लिए, ये हमें चाहिए ही चाहिए, तब हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रह पाएगी, हड्डियों में, शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन बैलेंस डाइट, जिसमें आपका चपाती, राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, यानी फल वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे जो भारत सरकार द्वारा संचालित 6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम लिखने हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी NTEP, जो क्या करता है? ट्यूबरक्लोसिस के नियंत्रण के लिए चलाया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि हमारा HIV और एड्स को नियंत्रण करने के लिए चलाया है। और थर्ड हमारा आता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि हमारा मलेरिया, डेंगू आदि के लिए बनाया था। फोर्थ हमारा आ रहा है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो कि कुष्ठ रोग हो जाते हैं उनके नियंत्रण के लिए, ठीक है। फिफ्थ हमारा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हमारा टीकाकरण कार्यक्रम है, जो कि हर गांव में चलाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को टीके लग सकें और वो कुपोषण का शिकार ना हो सकें। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए आदि, इन सभी चीज़ों के लिए जो प्रोग्राम था वो चलाए गए। तो ये हमारे 6 प्रोग्राम हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ माइलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक। तो माइलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर ए सेट ऑफ 8 ग्लोबल गोल्स established by the United Nations in the year 2000 to improve health education and living condition वर्ल्ड वाइड बाई 2015, ठीक है। जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके 8 वैश्विक लक्ष्य थे, जो हमारे यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2000 में निर्धारित किए थे, जिनका उद्देश्य 2015 तक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार करना था। कौन कौन से थे वो 8? सबसे पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी अत्यधिक गरीबी और भूख, उसे समाप्त करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा देना। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जो कि अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना और उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, उन्होंने इस बारे में बताया भी था। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो शिशु मृत्यु दर है उसे कम करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य सुधार करना। कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, यानी रोगों पर नियंत्रण करना, HIV और एड्स वगैरह पर। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण का संरक्षण करना। और 8th हमारा आता है डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी वैश्विक सहयोग प्रदान करना, पार्टनरशिप करना, ठीक है। इसका जो महत्व वो है इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, वैश्विक स्वास्थ्य सुधार में मतलब बढ़ावा देना है। रिड्यूस पॉवर्टी एंड डिजीज, गरीबी और रोगों में कमी करना है। बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना है। ये हमारा जो मतलब गोल था वो यही था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज
फार्माको इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस इन इंडियन पेशेंट। तो फार्मा इकोनॉमिक्स क्या है? फार्मा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड आउटकम्स ऑफ ड्रग थेरेपी टू डिटरमाइन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जो फार्माको इकोनॉमिक्स है वो दवाओं के खर्च और उनके परिणामों का अध्ययन है जिससे सबसे किफ़ायती और प्रभावी उपचार चुना जाए। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन पेशेंट, भारतीय मरीजों में क्या महत्व है इसका? कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट यानी किफ़ायती उपचार, हेल्प पेशेंट चूज अफोर्डेबल मेडिसिन यानी मरीज को सस्ती और प्रभावी दवाएं चुनने में मदद करता है, बेटर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज संसाधनों का सही उपयोग, सीमित संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है, प्रमोट जेनेरिक मेडिसिन जो हमारी जेनेरिक दवाएं वो सस्ती हैं उनको उपयोग को बढ़ावा देता है, इम्प्रूव हेल्थ केयर डिसीजन यानी बेहतर निर्णय, डॉक्टर और फार्मासिस्ट को सही उपचार चुनने में जो है ये मदद करता है, रिड्यूस इकोनॉमिक बर्डन यानी जो आर्थिक बोझ पड़ता है लोगों पर उसे कम करता है जिससे कि जो भी मरीज है जो भी परिवार है वो सही से अपना इलाज करा सकें, पॉलिसी मेकिंग नीति निर्माण में भी मदद करता है, सरकार को स्वास्थ्य नीति बनाने में ये मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, राइट द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइए। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस कॉज्ड बाय कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। यानी फूड पॉइजनिंग वह स्थिति है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से होती है। कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या कॉज है मतलब क्या कारण है इसका? पहला है बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला, बैक्टीरिया से दूषित भोजन, ठीक है ना, इससे कारण बन सकता है फूड पॉइजनिंग का। वायरल इन्फेक्शन, वायरस लाइक नोरोवायरस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, यानी दूषित पानी या भोजन से भी वायरस हो जाता है, संक्रमण फैलता है। केमिकल कंटामिनेशन, कोई कीटनाशक या रसायन युक्त भोजन करना। इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, यानी गंदगी में भोजन बनाना या उसे रखना, इससे भी आपको संक्रमण फैल सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फंगल कंटामिनेशन, फंगस वगैरह फफूंदी लगा हुआ भोजन। नेक्स्ट है स्टेरल और स्पॉइल्ड फूड, यानी बासी या खराब भोजन खाना जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके सिम्टम क्या है? या तो आपको नोजिया या वोमिटिंग हो, या एब्डोमिनल पेन हो, फीवर हो, बुखार वगैरह आ जाता है, उल्टी दस्त हो, वो सारी चीज़ें। प्रिवेंशन क्या है इसका? मेंटेन हाइजीन, हमको हाइजीन मेंटेन करनी है यानी साफ सफाई रखनी है। कुक फूड प्रॉपर्ली, और जो खाना बनना है उसे सही तरीके से बनाना, ये नहीं कि कच्चा है या कैसा भी। ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी जो पानी है वो साफ रखना है, वही साफ पानी पीना है। अवॉइड स्टिल फूड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 5 वो आ चुके हैं, तो वो है व्हाट आर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर आर मेजरेबल पैरामीटर यूज टू एक्सेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। स्वास्थ्य सूचक हमारे वो मापनीय मानक हैं जिनसे व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन किया जाता है। एग्जाम्पल इसके मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। मृत्यु दर क्या है, रोग दर क्या है, आयु प्रत्याशा क्या है, पोषण की स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें। सेकंड नेक्स्ट हमारा है राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो ड्रग फूड इंटरेक्शन इज द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्शन ऑफ ए ड्रग। यानी दवा भोजन अंतक्रिया वह स्थिति है जिसमें भोजन दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय या प्रभाव को प्रभावित करता है। ड्रग फूड इंटरेक्शन, ठीक है। टाइप्स कौन से हैं? फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में भोजन दवा के अवशोषण या मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, और फार्माकोडायनामिक में भोजन दवा के प्रभाव को जो है वो बदल देता है। हमारा जो है वो खत्म हुआ ड्रग फूड इंटरेक्शन। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन HIV और एड्स। तो HIV की फुल फॉर्म भी आ जाती है और एड्स की भी। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इज ए वायरस दैट वीकनेस द इम्यून सिस्टम, और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज दैट एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो HIV क्या है? वो HIV एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, और एड्स जो है वो HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था है। यानी HIV के बाद अगर आपको एड्स है तो वो आपके संक्रमण की अंतिम अवस्था है, ठीक है। ट्रांसमिशन, इन्फेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
यानी आपका जो मतलब ब्लड वगैरह है वो इन्फेक्टेड हो तो वो आपको मतलब चढ़ा दिया गया हो, या शेयरिंग निडल्स, किसी को मतलब HIV हो या एड्स हो उसकी निडल्स आपको शेयर कर दी गई हो। मदर टू चाइल्ड यानी बच्चे से माँ को हो जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके रोकथाम क्या है? प्रिवेंशन, यूज़ ऑफ स्टेराइल निडल्स यानी हमें साफ निडल्स यूज़ करनी चाहिए। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड की जाँच करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। और जो हमारा और क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज ए मॉस्किटो बोर्न डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। जो मलेरिया है वो एक मच्छर से फैलने वाला रोग होता है जो हमें प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर्स होना, चिल्स, स्वीटिंग, ठीक है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम क्या है? मॉस्किटो कंट्रोल करना है। यूज़ ऑफ नेट यानी आपको नेट का यूज़ करना है, जिसे आप हिंदी में मच्छरदानी बोलते हैं। डेंगू क्या है? डेंगू इज ए वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाई एडेस मॉस्किटो। डेंगू भी एक वायरल रोग है जो हमें एडेस मच्छर से फैलता है। सिम्टम्स क्या है इसके? इसमें आपको हाई फीवर आता है, हेडेक होता है यानी सिर दर्द होता है, और जॉइंट पेन यानी जॉइंट में पेन होता है, दर्द। प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड स्ट्रेंजेंट वाटर, मॉस्किटो प्रोटेक्शन। मॉस्किटो प्रोटेक्शन सबसे मेन ज़रूरी है, उसके बिना आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है डिफाइन नॉइस, राइट इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन हेल्थ। यानी नॉइस क्या है? यानी शोर। तो डेफिनेशन इसकी है नॉइज इज एन अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड दैट डिस्टर्ब नॉर्मल एक्टिविटीज़। यानी शोर वह अनचाही या अप्रिय ध्वनि है जो सामान्य कार्यों में बाधा डालती है। जैसे कहीं शोर वगैरह हो रहा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है ना, तो वही चीज़। इफेक्ट क्या पड़ता है इसका हमारे स्वास्थ्य पर? हियरिंग लॉस यानी सुनना बंद हो जाता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव वगैरह होता है इससे। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद में बाधा आती है। हेडेक, सिर दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी BP का बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट करती हैं हमारे स्वास्थ्य पर। तो आज हमारा जो है सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं।